ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के 3 जून 1947 के प्लान ने ब्रिटिश इंडिया को दो अलग अलग मुल्कों में बांटने की तजवीज़ पेश की। इस तजवीज़ को इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों ने मंजूर कर लिया। सिंध पाकिस्तान में शामिल होगा या नहीं, इसका फैसला सिंध सूबाई असम्बली के मेंबरान ने किया था। इस मुद्दे पर सिंध में रायशुमारी रेफरेंडम नहीं करवाया गया था। इसी तरह ही पंजाब पाकिस्तान में शामिल होगा या इंडिया में, इस बात का फैसला पंजाब की सूबाई असम्बली के मेंबर्स ने किया था। पाकिस्तान या इंडिया में शामिल होने की राय देने का कोई भी मौका पंजाब के लोगों को नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि पंजाब के बंटवारे का फैसला भी पंजाब के लोगों की रायशुमारी से नहीं हुआ था, बल्कि पंजाब के असेंबली मेंबरान ने, एमएलएज ने पंजाब के बंटवारे का फैसला वोटिंग से किया था। और ज़्यादा साफगोई से कहूँ तो पंजाब के बंटवारे का फैसला पंजाब सूबाई असम्बली के माइनॉरिटी मेंबर्स यानी कि हिंदू और सिख एमएलएज ने वोटिंग करके दिया था। पंजाब के एमएलएज ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, इन दो ग्रुप्स में अलग अलग वोटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए। वेस्ट पंजाब के मेंबरान ने पंजाब के बंटवारे के खिलाफ वोटिंग की थी, जबकि ईस्ट पंजाब के मेंबर्स ने पंजाब के बंटवारे के हक में वोटिंग की थी। वेस्ट पंजाब के मेंबर्स ईस्ट पंजाब के मेंबर्स से ज़्यादा तादाद में थे, लेकिन बंगाल और पंजाब में माइनॉरिटीज़ के मेंबरान को यह हक दिया गया था कि वो बिना रेफरेंडम के, बिना रायशुमारी के पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक को चुनने और अपने अपने सूबे का बंटवारा करने का फैसला भी ले सके। तो ऐसा ही हुआ भी। बंगाल के बंटवारे का फैसला बंगाल की सूबाई असम्बली के नॉन मुस्लिम मेंबर्स ने किया था, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। इसमें बंगाल के लोगों की राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं समझी गई थी। इसी तरह पंजाब के बंटवारे का फैसला पंजाब की सूबाई असम्बली के नॉन मुस्लिम मेंबर्स यानी कि हिंदू और सिख मेंबर्स ने किया था, जो कि दोनों ही माइनॉरिटी फ़िरके थे। इसमें पंजाब के आम लोगों की राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं समझी गई थी। वेस्ट पंजाब का पाकिस्तान में और ईस्ट पंजाब का इंडिया में शामिल होने का फैसला उनके असेंबली मेंबर्स ने ही वोटिंग करके लिया था। जब मैं पंजाब के बारे में वीडियोस बनाऊंगा तो इस पर डिटेल्स में बात करूंगा। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के 3 जून 1947 के प्लान में सूबा सरहद में रायशुमारी कराने की, रेफरेंडम कराने की प्रोविज़न थी, जिसमें लोगों को इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक के लिए वोट करने की ऑप्शन थी। सूबा सरहद को अब खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है। उस समय इसको सूबा सरहद या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। ये बिल्कुल साफ है कि पंजाब और बंगाल की तरह अगर सूबा सरहद में भी सूबाई असम्बली के मेंबर्स को वोटिंग करके पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक को चुनने का फैसला करने का हक दिया जाता, तो असम्बली में खुदाई खिदमतगार और इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेजॉरिटी होने की वजह से फैसला इंडिया के हक में ही होता। और यही ख़ास वजह थी कि यहाँ रेफरेंडम का, रायशुमारी का हुक्म दिया गया। सूबा सरहद में खान अब्दुल गफ़ार खान साहब और उनकी खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे की तजवीज़ का विरोध किया था। 21 जून 1947 को ईपी के फ़कीर हाजी मिर्ज़ा खान वज़ीर, अंजुमन वतन बलोचिस्तान के रहनुमा पश्तून नेशनलिस्ट अब्दुल समद खान साहब, सूबा सरहद की सूबाई असम्बली के कुछ मेंबरान और कई कबायली रहनुमाओं ने एक लोआ जिरगा की, जिसमें और भी लोग शामिल हुए। उस
लोआ जिरगा में, लोआ जिरगा कबायली महापंचायत को कहते हैं, उस लोआ जिरगा में एक तजवीज़ पास करके ये मांग रखी गई कि इंडिया या पाकिस्तान के साथ जाने की ऑप्शन के साथ साथ एक ऑप्शन पश्तून मेजॉरिटी इलाकों को मिलाकर आज़ाद पख्तूनिस्तान बनाए जाने की भी हो, जो पाकिस्तान से भी एक अलग मुल्क हो। ब्रिटिश सरकार ने अपने फायदे को तरजीह दी और लोआ जिरगा की यह मांग मानने से इनकार कर दिया। इसमें कुछ और भी उलझने हैं जिसका जिक्र मैं कभी फिर करूंगा। एक और बात पर भी यकीन करने की वजह है कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सूबा सरहद को इंडिया में शामिल करने में हिचकिचाहट में थी, चाहे उनके लीडरान ने कभी ऐसा साफ साफ कहा भी नहीं। मुख्तसर बात यह है कि आज़ाद पख्तूनिस्तान की मांग की हिमायत ना करने के पीछे इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी अपने मुफादात थे। सूबा सरहद की उस वक्त की सियासी लीडरशिप को क्रिटिसाइज करने से मैं बचना चाहता हूँ। इसमें कई वजूहात हैं, कई कारण हैं। एक वजह यह भी है कि तब मुझे सूबा सरहद की हिंदू सिख सियासी लीडरशिप को भी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। दूसरी वजह यह है कि खुदाई खिदमतगारों की तरह हमारे बुजुर्ग भी कभी दिल से ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हमारे साथ, यानी सूबा सरहद के लोगों के साथ बहुत बड़ा सियासी धोखा हुआ था। ये बात खुदाई खिदमतगारों के जो आगे जो वंशज हैं, उनके डिसेंडेंट्स हैं, वो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यहाँ दो बातें मैं साफ कर दूँ। पहली बात, आज़ाद पख्तूनिस्तान चाहे पख्तून कौम परस्तों का सपना था, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरह ही एक लैंड लॉक्ड मुल्क बन जाने की वजह से, जिसको कोई समंदर नहीं लगता, आज़ाद पख्तूनिस्तान के लोगों को कभी भी वो मौके नहीं मिल सकते थे जो उनको पाकिस्तान में मिले हैं या आगे मिल सकते हैं। दूसरी बात, अगर खुदाई खिदमतगार उस दौर में मुस्लिम लीग से मिलकर चलते, कुछ तालमेल कर लेते, तो वो तारीखी रोल अदा कर सकते थे जो पंजाब के सिख नहीं कर सके थे। 74 साल हो चुके हैं। 1947 में सूबा सरहद से उजड़कर इंडिया आकर बसे वो लोग अब तो मर चुके हैं, पर उनकी इमेजिनेशन, उनकी कल्पना, उनकी इमेजिनेशन कि अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता तो कितना अच्छा होता। मैं तो उनकी इमेजिनेशन को बस अल्फाज दे देता हूँ कभी कभी। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। खैर, गांधी जी की सलाह के बाद खुदाई खिदमतगारों ने रेफरेंडम के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। बॉयकॉट के मुद्दे पर एक आम राय, एक आम ख्याल यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमाओं को ये डर था कि वो रेफरेंडम में हार जाएंगे। मेरा अपना ख्याल यह है कि इंडियन लीडर्स, इंडियन नेशनल लेवल के जो लीडर्स थे, वो सूबा सरहद में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने के लिए जो फैक्ट्स मौजूद हैं उनकी मुझे बहुत बारीकी से वजाहत करनी पड़ेगी। वो अभी के इस वीडियो के मेन मुद्दे से अलग टॉपिक है। हज़ारा के हमारे ख़ानदानों के लिए इस रेफरेंडम के कोई मायने नहीं थे। यही बात हम सूबा सरहद के बाकी ज़िलों की भी कर सकते हैं। फसाद होने के बाद बहुत हिंदू सिख सूबा सरहद से बाहर थे। जो सूबा सरहद में थे भी, उन्होंने या तो खौफ की वजह से, डर की वजह से, या बॉयकॉट की कॉल की वजह से वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खुदाई खिदमतगारान के बॉयकॉट के बीच इस रेफरेंडम के नतीजे 20 जुलाई 1947 को जारी किए गए। 20 जुलाई 1947।
सूबा सरहद के कुल वोटर्स थे 5,72,798, जिनमें से 2,92,118 लोगों ने इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया था। ये बनते हैं 51%, 51%। इन 51% लोग जिन्होंने वहाँ पे वोट डाले, जिनकी टोटल तादाद थी 2,92,118, उनमें से 2,89,944 लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने के हक में वोट दिए थे। ये जो टोटल वोट पोल हुए थे उसका 99% से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, 99.02%। इतने लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोटिंग की। भारत के हक में, इंडिया में शामिल होने के हक में सिर्फ 2,874 लोगों ने वोट दिए, जो टोटल पोल हुए वोट्स का 1% से भी कम हिस्सा बनता है। वोट डालने वालों में से 99% से कुछ ज़्यादा ही लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होना चुना।